आज हम डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक होलो एंजाइम प्रेजेंट होता है। होलो एंजाइम किसकी तरह बिहेव करता है? आरएनए पॉलीमरेज की तरह बिहेव करता है। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे भी प्रमोटर साइड होगी वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा। ये कैसे बिहेव करता है? यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है। सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है कि ये क्या करता है? इनिशिएशन करता है। किसको इनिशिएशन करेगा? जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसको इनिशिएशन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है? सिग्मा 32 प्रेजेंट होता है, सिग्मा 54 प्रेजेंट होता है। इनका काम भी क्या होता है? सेम होता है जैसे कि सिग्मा 70 का काम होता है। सिग्मा 70 क्या करता है कि सिर्फ किसको एक्टिवेट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का इनिशिएशन करेगा। इसके अलावा कुछ कोर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कोर एंजाइम क्या करते हैं कि जब भी क्या होगा कि इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिलीज होता है तो क्या हो जाएगा? जो ये कोर एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जब होलो एंजाइम की सिंथेसिस होती है तो कौन काम करता है? सिग्मा फैक्टर काम करता है, प्लस में आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, प्लस में कौन काम करता है? डीएनए काम करता है। तब जाके किसकी सिंथेसिस होती है? एक होलो एंजाइम की सिंथेसिस होती है। लेकिन अगर हम कोर एंजाइम की बात करते हैं तो कोर एंजाइम के अंदर कौन रोल प्ले करता है? सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए। ये कौन बिहेव करता है? कोर एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि होलो एंजाइम क्या होता है और कोर एंजाइम क्या होता है? कोर एंजाइम कब होएगा? जब क्या होगा? सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए रह जाएगा, तब कौन बिहेव करेगा? कोर एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब सिग्मा फैक्टर की बात करते हैं तो सिग्मा फैक्टर की तरह कब बिहेव करता है? जब क्या होगा? जो इनिशिएशन प्रोसेस क्या होगा? सिंथेसिस होगी, मतलब इनिशिएशन प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा, तब किसकी तरह बिहेव करेगा? होलो एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा? सिग्मा फैक्टर भी प्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों फैक्टर मिलके किसकी सिंथेसिस करते हैं? होलो एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम कोर एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम कोर एंजाइम की सिंथेसिस करेंगे तो कोर एंजाइम के अंदर कौन कौन से फैक्टर होते हैं? दो तो क्या होते हैं? अल्फा फैक्टर, एक होता है बीटा, एक होता है बीटा डैश और एक होता है ओमेगा। अब इनके रोल्स देखते हैं कि क्या क्या रोल है। अगर ये फैक्टर की सिंथेसिस हो रही है तो कोई ना कोई रोल भी होगा इनका। ठीक है, तो जो दो अल्फ़ा फैक्टर्स हैं इनका काम क्या होता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? प्रमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जब भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एक्टिवेट होगा, जैसे जब भी क्या होगी, जो उसकी सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और एक कैसी होती है कि यहाँ से भी क्या होगी, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं। जब भी सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन हो चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन फैक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही अगर हमने रेप्लिकेशन में देखा था तो वहाँ पे क्या था? ओराई फैक्टर था, जो कि क्या कर रहा था कि सबसे पहले सिंथेसिस स्टार्ट कर रहा था, मतलब जो कि क्या कर रहा था? रेप्लिकेशन को एक्टिवेट कर रहा था। ऐसे ही क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है? जो अल्फा यूनिट्स होते हैं, उन अल्फा यूनिट्स का काम क्या हो जाता है? ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? प्रमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं। एडीपी राइबोसाइलेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एडीपी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। किस पे ऐड कर देंगे? आर्जिनिन के सीक्वेंस के ऊपर ऐड कर देते हैं। जैसे ही ये आर्जिनिन के सीक्वेंस के ऊपर क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जो आर्जिनिन की यूनिट्स होगी वो क्या करेगी? आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। किसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी? प्रमोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। इस वजह से कैसा प्रमोटर हो जाएगा? वो वीक टाइप का प्रमोटर हो जाएगा। कुछ प्रमोटर कहते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ प्रमोटर वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन सीक्वेंस को। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं। लेकिन वीक प्रमोटर कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं कि सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उन प्रमोटर्स को हम क्या कहते हैं? वीक प्रमोटर कहते हैं। अल्फा यूनिट का काम समझ में आ गया? बताओ। ठीक है, बीटा यूनिट का काम क्या होता है? अभी हम सिंपल बीटा यूनिट की बात कर रहे हैं, बीटा डैश की बात नहीं कर रहे। अगर हम बीटा यूनिट की बात करते हैं तो बीटा यूनिट का काम क्या होता है? ये एक टाइप की कैटालिटिक सब यूनिट है। कैटालिटिक का मतलब क्या हो जाएगा? कब कैसे बिहेव करेगी? जब भी क्या होंगी, जब भी कोई भी दो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी? एक साथ काम करेंगी या फिर एक साथ बिहेव करेंगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोगों के पास कोई भी एंजाइम है, वो एंजाइम जब भी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है कैटालिटिक, एक होता है रेगुलेटिक। जैसे आप लोगों ने सीडीके और साइक्लिन पढ़ा था, तो इनमें से जो कैटालिटिक की तरह कौन बिहेव करता है और रेगुलेटरी की तरह कौन बिहेव करता है? बताओ भाई।
पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को। सीडीके और साइक्लिन में कैटालिटिक की तरह कौन बिहेव करता है और रेगुलेटरी की तरह कौन बिहेव करता है? मैम सीडीके कैटालिटिक होता है और साइक्लिन रेगुलेटर। तो सीडीके क्या करता है कि किसकी तरह बिहेव करता है सीडीके? बताओ रिचा। सीडी कैटालिटिक मैम। वेरी गुड। तो सीडीके कैसे बिहेव करेगा? कैटालिटिक की तरह बिहेव करता है। मतलब कि वो क्या करेगा, जो उसकी सिंथेसिस होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो साइक्लिन होता है उसका लेवल क्या होता है कि अप और डाउन होता रहता है। तो ये क्या हो गया कि जो इनकी जो कैटालिटिक यूनिट होती है वो क्या करती है कि रेगुलेट करती है कि कैसे एक्टिविटी करेगा। ठीक है, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे एक्टिविटी करेगी। तो ये क्या करते हैं कि राइबोसाइलेशन कर लेते हैं। राइबोसाइलेशन करने से क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो अल्फा यूनिट होती है वो क्या करती है, राइबोसाइलेशन कर देती है, जिस वजह से क्या कर देती है, प्रमोटर को वीक कर देती है। ऐसे ही क्या होता है कि जो बीटा सब यूनिट होते हैं वो भी क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी करती है। लेकिन अगर हम इनके अंदर क्या डाल दें, एंटीबायोटिक्स डाल दें। एंटीबायोटिक्स का रोल क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि किसके अगेंस्ट काम करेंगे, जो भी हमारे एंटीजेंस आए होंगे बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट क्या करती है, जो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि यहाँ पे दो एंटीबायोटिक्स के नाम लिख रखे हैं। एक तो क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या करता है कि इनिबिट कर देता है। कभी भी हमेशा साइन देखना कि कभी भी जो ये वाला साइन होता है जिसमें क्या लगाया होता है, नीचे की तरफ क्या होता है कि एक जैसे प्लस टाइप का साइन होता है, ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। मतलब अगर हम सिंपल राइबोफ्लेविन का काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। हमारी बॉडी में जितने भी क्या चल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस चल रहे हैं, उनको इनिबिट कौन करेगा, राइबोफ्लेविन करेगा। या फिर स्ट्रिप्टोलाइसिन है, स्ट्रिप्टोलाइसिन भी क्या करता है, ये भी क्या करेगा कि ये इलोंगेशन प्रोसेस को इनिबिट कर देता है। मतलब जब भी हमें कोई भी हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कोई भी अगर हमें कोई भी मिसमैच हो गया तो उनको मिसमैच को ठीक करने के लिए क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स को डाला जाता है। ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि जहाँ पे भी जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, चाहे वो रेप्लिकेशन का हो चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन का हो, तो इन प्रोसेस को क्या कर देते हैं, ये इनिबिट कर देते हैं। इनिबिट करने का मतलब क्या करेंगे, वहाँ पे ही इन प्रोसेस को क्या कर देंगे, एक बार स्टॉप डाउन कर देंगे। स्टॉप डाउन करने के बाद क्या होता है, इनको फिर से ठीक किया जाता है, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होएगी तो क्या हो जाएंगे, जो ये प्रोसेस होंगे वो अच्छे से क्या होंगे, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ओके। यस मैम। उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि बीटा डैश सब यूनिट। बीटा डैश क्या होता है, ये भी क्या होती है, एक टाइप की लार्जेस्ट सब यूनिट होती है। अगर हम बीटा डैश की बात करते हैं तो वो भी क्या होती है, एक टाइप की लार्जेस्ट सब यूनिट होती है। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट सब यूनिट क्या करती है, ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। किसको आइडेंटिफाई करेगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करेगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड होता है, पेरेंटल होता है या डॉटर स्ट्रैंड होता है, बताओ। पेरेंटल मैम। पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। तो ये किसको आइडेंटिफाई करेगी, जो बीटा डैश होते हैं वो किसको आइडेंटिफाई करती है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करती है। इसके अलावा क्या चीज़ बता रखा है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो बीटा सब यूनिट होती है, इनमें क्या होता है कि जैसे कि इनके अंदर भी क्या होता है, अगर हम एक एंजाइम डाल दें, कौन सा एंजाइम डाल दिया, हिपैरिन डाल दिया। हिपैरिन क्या करता है कि जैसे ही क्या करता है कि हमने हिपैरिन एंजाइम डाल देता है, तो ये क्या करता है कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। किसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड को इसने आइडेंटिफाई नहीं करा तो पेरेंट और डॉटर स्ट्रैंड के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। अगर फ़र्क नहीं पता चलेगा तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रैंड हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है और कौन सा स्ट्रैंड कैसा है, न्यू स्ट्रैंड है। तो ये इनका हर एक का रोल अलग अलग है। ठीक है, अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद बीटा की बात करते हैं तो बीटा किसकी तरह बिहेव करता है, कैटालिटिक यूनिट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। बीटा डैश की बात करें तो बीटा डैश क्या होता है, ये भी लार्जेस्ट यूनिट होती है। ये किसको आइडेंटिफाई करती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करती है। अगर हम इसके अंदर हिपैरिन एंजाइम डाल दें या पॉलीएनाइड डाल दें तो ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। किसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई नहीं करा तो एक बात बताओ, तो प्रमोटर की बाइंडिंग कहाँ होगी, क्योंकि प्रमोटर तो किस पर बाइंड करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही बाइंड करेगा। अगर प्रमोटर की बाइंडिंग नहीं हुई तो आरएनए पॉलीमरेज का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएशन करता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं हुआ तो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। तो रेप्लिकेशन से जितना भी जो भी हमारा डीएनए है वो एमआरएनए तक सिर्फ बन के रह जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि हर एक यूनिट का इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन स्कैन कर रहा है, कौन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर
अब इसके बाद जो लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट क्या है कि ओमेगा। ओमेगा क्या करती है कि ओमेगा का क्या काम होता है, ओमेगा क्या करती है, ये क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। किसको स्टेबलाइज करेगी, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट्स हैं इनको क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रखी है, सबसे पहले बीटा सब यूनिट का डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे बीटा सब यूनिट क्या कर रखा है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, जो बीटा सब यूनिट है ये देखो कहाँ पे बाइंड हो रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्फा यूनिट ने क्या करा था, अल्फा यूनिट का काम क्या था, ये आइडेंटिफाई कर रही थी। तो यहाँ पे ये अल्फा यूनिट क्या दिखा रखा है, आइडेंटिफिकेशन कर रही है। किसकी आइडेंटिफिकेशन कर रही है, जो भी हमारा सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा, इनिशिएशन करने के बाद क्या करते हैं, इलोंगेशन करेगी। इलोंगेशन मतलब वही प्रोसेस क्या होगा, आगे सिंथेसिस करता जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो ये दो अल्फा यूनिट दिखा रखे हैं, दोनों का काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन का काम है। बीटा सब यूनिट का काम क्या होता है, ये कैटालिटिक सब यूनिट की तरह काम करते हैं। कैटालिटिक का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को जो भी एक्टिवेट हुआ होता है उसको क्या करती है, रेगुलेशन करने का काम करते हैं, रेगुलेट करेगी। और जो सिंपल बीटा यूनिट होती है वो क्या करती है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या करती है, आइडेंटिफाई करेगी। जैसे ही टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने, टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करने के बाद अब किसका काम आ जाता है कि ओमेगा का काम आ जाता है। ओमेगा क्या करता है कि एज ए स्टेबलाइजिंग यूनिट है। स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या करते हैं कि ये पूरी की पूरी जितनी भी यूनिट्स हैं, ये 5 यूनिट हैं, इनको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने का काम करती है। मतलब इनको जोड़ के रखने का काम करती है। इसका काम इसका रोल क्या होता है, ये सब ओमेगा का रोल होता है। ठीक है, हर एक यूनिट का रोल समझ में आ गया, हर एक प्रोटीन का। बताओ। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये क्या करती है, लिंकिंग करती है। किसकी लिंकिंग करेगी, ऑल दी सब यूनिट, जितनी भी सारी ये यूनिट्स हैं इनको जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। एक क्या होता है, टेम्पलेट होता है, और एक उसके अपोजिट क्या हो जाता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। सबसे पहले कौन काम करता है, होलो एंजाइम काम करता है। होलो एंजाइम कब काम करेगा, जब सिग्मा फैक्टर होगा, डीएनए होगा, इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज होगा। तो कैसे काम करेगा, होलो एंजाइम की तरह काम करेगा। अब प्रोमोटर की यहाँ पे क्या होगी, एंट्री होगी। प्रोमोटर क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये सारी की सारी यूनिट अपना फटाफट क्या करेगी, अपना काम स्टार्ट कर देगी। सबसे पहले कौन आएगी, अल्फा यूनिट आएगी, फिर उसके बाद बीटा आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी, बीटा डैश आएगी, और फिर ओमेगा यूनिट आएगी। तो इन सब यूनिट्स ने क्या कर लिया, फटाफट क्या कर लिया, अपने आप की बाइंडिंग करनी स्टार्ट कर दी। बाइंडिंग करने के बाद क्या होगा, प्रमोटर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, जब इनिशिएशन प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा तो कौन काम करेगा, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर के रिलीज होते क्या हो जाएगा, जो होलो एंजाइम था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोर एंजाइम के अंदर। क्योंकि सिग्मा फैक्टर क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ इनिशिएशन का था, तो इनिशिएशन हो चुका है। अब क्या हो जाएगा, अब किसका काम आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर तो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब किसका काम आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोर एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ चीज़ दिखा रखी है। जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर क्या होता है कि कहाँ पे ज्वाइनिंग होती है उसकी, प्रमोटर की ज्वाइनिंग कहाँ होती है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, जी मैम। अपस्ट्रीम पे ज्वाइन होता है। ठीक है, तो प्रमोटर की ये देखो यहाँ पे साइन भी दिखा रखा है, जो प्रमोटर होगा हमेशा वो अपस्ट्रीम पे उसकी बाइंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे है ना कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। वो सीक्वेंस कौन से होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे सीक्वेंस दिखा रखा है TAG8CA। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या होता है, ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम साइड में प्रेजेंट होता है। अपस्ट्रीम क्या करता है कि किसकी बाइंडिंग करता है, यहाँ पे प्रमोटर की बाइंडिंग होती है। तो ये क्या है, कुछ आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं कि प्रमोटर को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि कुछ इनमें भी वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर इन प्रमोटर के अंदर कुछ वेरिएशंस हो जाएं तो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है वो चीज़ें बता रखी है। ठीक है, अगर प्रमोटर के ऊपर वेरिएशंस हो जाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट होंगे, जैसे कि अगर जो हमारा अप एलिमेंट्स है, मतलब अपस्ट्रीम एलिमेंट्स हैं, इन अपस्ट्रीम एलिमेंट्स के अंदर कुछ वेरिएशंस होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कुछ दिखा रखा है सीक्वेंस, एक होता है -10 एलिमेंट, -10 का मतलब ये भी -10 का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। एक होता है -35 का सीक्वेंस। ये सारे कुछ अपस्ट्रीम एलिमेंट है। अपस्ट्रीम का काम क्या होता है, यहाँ पे प्रमोटर क्या करता है कि प्रमोटर की बाइंडिंग होती है। प्रमोटर क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। तो ये सब बाइंडिंग क्या बताती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर इन्हीं के कुछ पॉइंट पे कुछ भी क्या हो जाए, चेंज आ जाए, कुछ भी जो ये अपस्ट्रीम एलिमेंट है अगर यहाँ पे चेंज आने लग जाएगा तो ये चेंज क्या करेंगे, प्रमोटर की सीक्वेंस को क्या करेंगे, बाइंड नहीं करने देंगे। प्रमोटर का सीक्वेंस अगर बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाए तो
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ये तो है पहला केस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो अगर -10 के अंदर कुछ चेंज आए या फिर -35 के अंदर कुछ चेंज आ जाए तो ये सीक्वेंस काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या बता रखी है कि अगर एब्सेंस हो जाए, -35 एलिमेंट ही हमारा एब्सेंट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे दो एलिमेंट प्रेजेंट थे, एक क्या था -10 और एक -35। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर -35 सीक्वेंस ही एब्सेंट हो गया, अगर -35 सीक्वेंस एब्सेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, और जो -10 एलिमेंट है वो एक्सटेंड हो जाए, मतलब वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या चीज़ होएगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग है वो प्रमोटर से इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ज़्यादा बाइंडिंग होने की वजह से भी क्या हो जाएगा, बाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारा कोर एंजाइम है, जो होलो एंजाइम है, वो फटाफट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोर एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसको अभी तक वो अपने आप को पूरा प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर भी नहीं कर पाएगा, इससे पहले ही वो होलो एंजाइम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोर एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक वेरिएशन है। वेरिएशन किसके अंदर आ रही है, प्रमोटर सीक्वेंस के अंदर वेरिएशन आ रही है, जो हमारी बेस सीक्वेंस है उनके अंदर वेरिएशन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या बता रखे हैं, नेक्स्ट क्या म्यूटेशन बता रखे हैं, अगर क्या हो जाए डिस्क्रिमिनेटेड न्यूक्लियोटाइड, अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड आ गया, जैसे -10 सीक्वेंस है, इन -10 सीक्वेंस के बाद कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड आ गया या ऐसे बेस पेयर की सीक्वेंसिंग हो गई यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या करेगा, वेरिएशन लाएगा। कैसे वेरिएशन लाएगा, यहाँ से क्या हो गया, अब प्रमोटर की एक बार बाइंडिंग तो हो गई, प्रमोटर ने बाइंड कर लिया, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर तरीके से उन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आरएनए ने उन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो आरएनए अगर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो क्या चीज़ हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ तो प्रोटीन्स नहीं बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम्स नहीं बनेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर कोई भी वेरिएशन हो जाए, प्रमोटर सीक्वेंस के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाती है तो उनको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारे वेरिएशंस के केस हैं कि अगर प्रमोटर रीजन के अपस्ट्रीम एलिमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, अगर उनके 35 एलिमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, मतलब 35 एलिमेंट एब्सेंट हो जाए और -10 एलिमेंट ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, तो क्या चेंज आएगा, अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेटेड न्यूक्लियोटाइड, मतलब कोई भी ऐसा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है जो कि क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं होने देता, तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिखा रखा है, अब हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे एक्टिवेट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, एक बाइंड्री कॉम्प्लेक्स बनता है। बाइंड्री कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो, बाइंड्री कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रमोटर सीक्वेंस बाइंड होगा, किससे बाइंड होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बाइंड होगा। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी किसकी बाइंडिंग होगी, डीएनए प्लस में आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी, इस बाइंडिंग को क्या कहा है, बाइंड्री। बाइंड्री का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ अभी वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस आ रही है मेरी, यस मैम। ओके ओके ओके। यस मैम। देखो बाइंड्री कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, बाइंड्री कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब भी क्या होगी, सिर्फ दो एलिमेंट की बाइंडिंग होगी। दो एलिमेंट कौन से होते हैं, सबसे पहले कौन काम करता है कि जो सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, किसका करता है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करता है। तो सिर्फ सिग्मा फैक्टर किसके साथ बाइंड होगा, डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। अब सिग्मा फैक्टर जैसे ही डीएनए के साथ बाइंड होगा तो कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बाइंड्री कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोज टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। अभी क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसे जैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी अभी कोई इनिशिएशन फैक्टर बाइंड होते हैं तो क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मेल्टिंग होती है तो बबल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उनके पास भी क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी क्या हो गया कि जो सिग्मा फैक्टर है वो सिर्फ बाइंड हुआ है। ये देखो जो आपको ये किडनी शेप का दिख रहा है, ये क्या है कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब ये एक टाइप का सिग्मा फैक्टर है। ये सिग्मा फैक्टर अभी सिर्फ बाइंड हुआ है, किससे बाइंड हुआ है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बाइंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए किससे बाइंड हो गया, सिग्मा फैक्टर से बाइंड हो गया। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, बाइंड्री कॉम्प्लेक्स कह दिया। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, क्लोज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब क्या होगा, बाइंड्री कॉम्प्लेक्स से किस में हो जाएगा, टर्शरी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। टर्शरी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब भी क्या होगा कि आरएनए भी होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए के अलावा क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर क्या हो गया,
रिलीज़ हो गया। सिग्मा फैक्टर के रिलीज़ होने से पहले क्या होता है, टर्शरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है या फिर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर प्लस में आरएनए पॉलीमरेज प्लस में क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। इस 3 फैक्टर को हम क्या कहते हैं कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या फिर टर्शरी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब क्या हो गया, बाइनरी से टर्शरी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बनेगा, प्रमोटर एस्केप। प्रमोटर एस्केप का मतलब प्रमोटर को अब निकाला जाएगा, क्योंकि प्रमोटर का काम सिर्फ इनिशिएशन का था। तो प्रमोटर को अब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। प्रमोटर को रिमूव करेंगे तो उसको हम प्रमोटर क्लियरेंस भी कहते हैं, मतलब प्रमोटर को रिमूव करेंगे। जैसे ही प्रमोटर को रिमूव करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो होलो एंजाइम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोर एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो होलो एंजाइम था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोर एंजाइम के अंदर। अब कोर एंजाइम के अंदर कन्वर्ट तो हो गया वो। अब कोर एंजाइम के अंदर कन्वर्ट होते ही क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन से फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और क्या हो जाएगा, ओमेगा। ये सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखा रखे हैं, जैसे डीएनए एग्जिट चैनल। यहाँ से क्या होता है, डीएनए की एग्जिट होती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये दिखा रखा है आरएनए एग्जिट चैनल। यहाँ से किसकी एग्जिट होती है, आरएनए की एग्जिट होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये दिखा रखे है, ये क्या है कि ये डाउनस्ट्रीम साइड पे क्या दिखा रखे है, डीएनए एंट्री चैनल। और ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड एंट्री साइट। मतलब कि डीएनए एंट्री चैनल का मतलब क्या हो जाएगा, जब भी प्रोसेस का सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो प्रमोटर तो अपस्ट्रीम एलिमेंट पे बाइंड होता है, लेकिन जब वो सिंथेसिस करनी स्टार्ट करेगा तो किसकी तरफ जाएगा, डाउनस्ट्रीम एलिमेंट की तरफ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे किसकी साइट होती है, डीएनए की एंट्री चैनल की साइट्स होती है। इसके अलावा हम लोगों ने कल एक लाइन पढ़ी थी कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो मल्टीपल राउंड्स में होता है, लेकिन जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो एक सिंगल राउंड में होता है। तो इसलिए कहा गया था, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उनके अंदर क्या होता है कि अबोटिव ट्रांसक्रिप्शन होती है। अबोटिव ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि वो 10 से 11 राउंड्स के अंदर क्या करता है, अपनी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। उसके बाद किसका रिमूवल होता है, सिग्मा फैक्टर का रिमूवल होता है। मतलब कि ऐसे होता है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या हो जाता है कि अबोट हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा एक्टिवेट करेंगे, फिर अबोट हो जाएगा, फिर एक्टिवेट करेंगे। तो ऐसे क्या हो जाता है, उनको कितने 10 से 11 राउंड लग जाते हैं उन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आरएनए पॉलीमरेज इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है, उसको 10 से 11 राउंड लग जाते हैं अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर का रिमूवल होता है। एक बार अब अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो गया, अब उसको क्या होता है, सिग्मा फैक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए क्या होता है, सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा, कब रिमूव होता है, जब 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाता है। किस पे एडिशन हो जाएगा, आरएनए पे क्या हो जाता है, उनका एडिशन हो जाता है। मतलब प्रमोटर क्या करता है, जब भी एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, तो वो क्या करता है, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर देता है। कब, कितने राउंड्स में करता है, ये 8 से 10 राउंड के अंदर ये एडिशन करता है। ठीक है, इनका कितने न्यूक्लियोटाइड्स का, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स का। जैसे ही इनका न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाएगा, अब सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं है, तो सिग्मा फैक्टर को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि मल्टीपल राउंड्स में होता है, और जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो सिंगल राउंड्स में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अब इसके बाद क्या चीज़ बता रखी है कि मॉडल कौन कौन से हैं जो कि अबॉर्टिव इनिशिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो ये अबॉर्टिव इनिशिएशन है ये कैसे, मतलब कैसे ओरिजिन हुआ इसका ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, तो वो भी चीज़ बता रखे हैं यहाँ पे। क्या चीज़ है कि जो अबॉर्टिव मॉडल कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि एक मॉडल दिखा रखा है, कौन सा मॉडल है, ट्रांजिएंट एक्सक्लूजन मॉडल। ट्रांजिएंट एक्सक्लूजन मॉडल का मतलब क्या है, इन्होंने क्या चीज़ बताई है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सबसे पहले क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है, प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है। फिर प्रमोटर रीजन से क्या करता है, वो बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, अब क्या करेगा, बाइंड होने के बाद क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। किसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएंगे तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट एक्सक्लूजन मॉडल। मतलब कि क्या हो जाएगा, एक टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है कि जो होलो एंजाइम से कोर एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो एक टाइप की ये ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। अभी तक जितना करवाया वो सारा समझ में आ गया?